हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पिरिडीन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पिरिडीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे पिरिडीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से पिरिडीन की रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। लेकिन इसी वजह से नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत आसानी से हो सकते हैं, जो कि बेंजीन में नहीं होते। अब नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से पिरिडीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से रिंग का एक पार्ट पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन एटम वाला जो पिरिडीन का हिस्सा है, मॉलिक्यूल का हिस्सा है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्योंकि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल पिरिडीन की तरफ अट्रैक्ट होगा और पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से पॉसिबल हो जाएंगे। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कई बार बता चुकी हूँ कि -I इफ़ेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मेटा पोजीशन पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन है। तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ये वाली पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो कि पॉजिटिव चार्ज की खोज में होता है वो इन पोजीशंस पे इजीली अटैक कर सकता है। ये तो एक रीज़न हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का। जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से पिरिडीन में आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, वो ये है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल सेकेंड या फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इंटरमीडिएट बनता है एक एनायन। उस एनायन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से एक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है। इसलिए ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया तो पूरा का पूरा ऋण आयन, पूरा का पूरा एनायन जो इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है, वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ सेकेंड पोजीशन के ऊपर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाइट्रोजन के ऊपर आ गए। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। जब इस न्यूक्लियोफाइल ने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया तो हमको ये वाला एक ऋणायन मिला, ये वाला एक एनायन मिला जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर, देखिए यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। आगे जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिंग में मूव करते। ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया और नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट में एक हाइड्राइड आयन बाहर निकल गया और हमको प्रोडक्ट मिल गया जिसमें सेकेंड पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तब बनते हैं जब फोर्थ पोजीशन के ऊपर पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं
और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और यहाँ ये जुड़ गया। देखिए अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे का रिएक्शन उसी तरह होता है। एक हाइड्राइड आयन बाहर निकल गया और प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट में फोर्थ पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। जब थर्ड पोजीशन पे प्रतिस्थापन होता है, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल जब मेटा पोजीशन पे जुड़ता है, तब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है। और जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा ही मिलते हैं। इस तरह ये ऊपर लिखी हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये प्रूव हो जाता है कि पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ही पॉसिबल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। जो पहला एग्जाम्पल है वो है एमिनेशन, मतलब पिरिडीन में अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। जब हम NaNH2 के साथ गर्म करते हैं पिरिडीन को तो हमको 2 अमीनो पिरिडीन मिलता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम अमाइड लेते हैं तो हमको सेकेंड और दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे, सेकेंड और सिक्स दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे अमाइड ग्रुप अटैच हो जाता है और 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ हम पिरिडीन का रिएक्शन करके एल्काइलेशन या अराइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब एल्काइल या अराइल ग्रुप को पिरिडीन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये भी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ही होगा। पिरिडीन की जब हम एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 ब्यूटाइल पिरिडीन मिलता है, और जब इसका रिएक्शन फिनाइल लिथियम के साथ कराते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है और 2 फिनाइल पिरिडीन ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जब हम पिरिडीन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं। पिरिडीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके फोर्थ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ देखिए हमने रिएक्शन किया इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन पे जाके अटैच हो गया और हमको 4 बेंजाइल पिरिडीन प्रोडक्ट मिला। अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को पिरिडीन में इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो हम पिरिडीन को KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना होता है अराउंड 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है और हमें 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन मिलता है। देखिए ये कंपाउंड देखने से एक फिनॉल लगता है, यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड लगता है कि फिनॉलिक होगा, लेकिन जब इसका एक्सरे और IR स्टडी किया गया तो पता चला कि ये फिनॉलिक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये पिरिडीन का कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, और ये 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन ना होके पायरिडोन पिरिडीन का कीटोन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और आसानी से हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम पिरिडीन की सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे पहले से एक हेलोजन एटम को अटैच करके और फिर रिएक्शन करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी आसानी से होता है। जो हेलाइड आयन है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पिरिडीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो लीविंग ग्रुप होता है हाइड्राइड H-, लेकिन जब हम पहले से सेकेंड और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर हम हेलाइड आयन लेके रिएक्शन करें तो लीविंग ग्रुप होता है हेलाइड आयन, यहाँ पे जैसे ब्रोमाइड आयन है।
जो हेलाइड आयन होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, वो बहुत आसानी से कंपाउंड को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है, आसानी से होता है। तो 2-ब्रोमोपिरिडीन का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं तो अमाइड ग्रुप, अमीनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है सेकेंड पोजीशन पे, ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और हमें 2-अमीनोपिरिडीन मिलता है। इसी तरह HCN के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, गर्म करते हैं 2-ब्रोमोपिरिडीन को, तो हमें पिरिडाइल 2 साइनाइड, साइनो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है, ब्रोमाइड यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाता है। तो पिरिडीन की जगह अगर हम 2 और 4 हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट लें तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज़्यादा आसानी से करा सकते हैं और हमें प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। पिरिडीन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ या दूसरे पर एसिड्स के साथ कराया जा सकता है। पिरिडीन ऑक्सीडाइज होके पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाता है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्साइड ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ये जो पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाता है, इसका स्थायीकरण हो जाता है। तो पिरिडीन का ऑक्सीडेशन हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या पर एसिड्स के साथ कराते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिरिडीन की स्ट्रक्चर और उसकी एरोमेटिसिटी। जब भी हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N, जब हमने इसका एनालिसिस किया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला C5H5N। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम कंपाउंड के केमिकल रिएक्शंस की तरफ ध्यान देते हैं। पिरिडीन का रिएक्शन जब हम HCl या मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो 1:1 मोल के रेशो में रिएक्शन होता है, मतलब 1 मोल पिरिडीन और 1 मोल HCl। ये रिएक्शन होके हम जब इसका रिएक्शन HCl या CH3I के साथ कराते हैं तो रिएक्शन होके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। ये देखिए HCl के साथ रिएक्शन हुआ, ये अमोनियम सॉल्ट बना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पे N क्वाटरनरी पोजीशन पे। इसी तरह CH3I के साथ रिएक्शन करके भी अमोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन जब हम पिरिडीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ कराते हैं या नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो पिरिडीन का कोई रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिरिडीन का। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये पता चलता है कि पिरिडीन का मॉलिक्यूल एक बहुत हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन जब हमने इस पिरिडीन के साथ अनसैचुरेशन के रिएक्शंस किए, वो रिएक्शंस जो अनसैचुरेशन के होने का पता बताते हैं, तो अनसैचुरेशन के रिएक्शंस पिरिडीन नहीं देता। मतलब ये बेसिक KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को कलरलेस नहीं करता। अगर इसमें अनसैचुरेशन होता, अगर ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता तो ये बेसिक KMnO4 को कलरलेस कर देता, उसके कलर को उड़ा देता। सेकेंड, क्योंकि अनसैचुरेशन है तो इसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, पर पिरिडीन एडिशन रिएक्शंस को अपोज करता है, एडिशन रिएक्शंस इसमें आसानी से नहीं होते। और थर्ड, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा था इसका ऑक्सीडेशन हम पर एसिड के साथ या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ ही करा सकते हैं, जिसमें पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है। तो ये जनरल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का भी अपोज करता है। इसके विपरीत इसमें पिरिडीन में जो कैरेक्टरिस्टिक देखे गए, जो प्रॉपर्टीज़ देखी गई, वो ये थी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत आसानी से देता है। और बेंजीन से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जिस तरह से एल्काइल बेंजीन को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमको बेंजोइक एसिड मिलता है, इसी तरह जब हम एल्काइल पिरिडीन को, जिसको हम पिकोलिन कहते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ अल्फ़ा, बीटा और गामा पिकोलिन
लिखा गया है, इसका मतलब है कि CaCH3 ग्रुप ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे है। जिस भी पोजीशन पे ये होगा वहीं इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमको अल्फ़ा, बीटा या गामा पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट इसका एक और प्रॉपर्टी है, पिरिडीन के एमिनो डेरिवेटिव्स को जब हम डाईएजोटाइज कराते हैं और फिर उनका फिनॉल और एमीन जैसे एक्टिव कंपाउंड्स के साथ कपलिंग कराई जा सकती है। पिरिडीन के अमीनो डेरिवेटिव्स का डाईएजोटाइजेशन कराएं और डाईएजोटाइजेशन करा के हम उनका फिनॉल और अमीन के साथ कपलिंग करा सकते हैं। ऊपर जो हमने रिएक्शंस पढ़े, इनसे ये निष्कर्ष निकलता है, इनसे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि बेंजीन की तरह पिरिडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कॉर्नर ने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दिया था। कॉर्नर ने इसकी जो संरचना बताई वो इस तरह से है, नाइट्रोजन 5 कार्बन। कॉर्नर ने जो सूत्र दिया उसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं? इसका वेरिफिकेशन इन फैक्ट से हो सकता है। जो पहला फैक्ट है वो ये है कि जब हम पिरिडीन का कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो पाइपरेडीन बनता है। मतलब ये देखिए हाइड्रोजनेशन हो गया इसका टोटल, पैलेडियम के साथ कराया, हाइड्रोजन के पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से हम इसका रिएक्शन कराते हैं, सारे डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए और हमें जो कंपाउंड मिला वो सैचुरेटेड पिरिडीन थी, जिसको हम पाइपरेडीन कहते हैं। ये पाइपरेडीन ही बना। इस चीज़ की पुष्टि हम इस बात से कर सकते हैं कि हम जब पाइपरेडीन का संश्लेषण कराते हैं, सिंथेसिस कराते हैं, तो हम पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेते हैं और इससे पाइपरेडीन NH4Cl और HCl को बाहर निकाल के बन जाता है। नेक्स्ट है पिरिडीन हमको 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देता है। इसके स्ट्रक्चर से इस बात को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा या 2 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ मेटा पोजीशन पे इसको हम बीटा या 3 सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, और लास्ट में पैरा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इसको हम गामा, पैरा या 4th सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स पिरिडीन बना सकता है। लेकिन कॉर्नर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो क्या फैक्ट्स है? पिरिडीन एडिशन रिएक्शंस को अपोज क्यों करता है, ये कॉर्नर के स्ट्रक्चर से हम नहीं समझा सकते। दूसरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देता है। और थर्ड, जब हमने इसका बॉन्ड लेंथ्स नापी तो पता चला कि कार्बन बॉन्ड्स की, सारे कार्बन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, और इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन, 2 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ भी बिल्कुल बराबर है, 1.37 एंगस्ट्रॉम। ये जो सारे फैक्ट्स हैं ऊपर के 5th पॉइंट में जो बताए, इन सारे फैक्ट्स को हम रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पिरिडीन असल में रेजोनेटिंग हाइब्रिड के तौर पे होता है। पिरिडीन में रेजोनेंस इस तरीके से होता है, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव। अब बॉन्ड्स को, पाई बॉन्ड्स को आप पूरे रिंग में मूव कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इधर मूव कर गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और लास्ट में नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ आ गए और हमें पिरिडीन फिर से मिल गया। इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर मूव कर रहा है। पिरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू 125.5 किलो जूल पर मोल होती है। इस रेजोनेंस में पिरिडीन
कैकुले के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाता है। लेकिन बेंजीन में और पिरिडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ये है कि पिरिडीन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो चार्ज स्ट्रक्चर्स भी हैं, बेंजीन में ऐसे चार्ज स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं। चार्ज स्ट्रक्चर्स में वो वाले स्ट्रक्चर्स अपना बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि नाइट्रोजन एक ऋण विद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। जो ऊपर हमने रेजोनेंस की उसका वेरिफिकेशन इस फैक्ट से भी होता है कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से होते हैं। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिए। पिरिडीन की ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ फिर से ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पिरिडीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए जब कोई न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहते हैं? जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब पिरिडीन के ऊपर अटैक करता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल पिरिडीन पे अटैक करता है तो देखिए पूरी रिंग में कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, रिंग में नेगेटिव चार्ज नहीं है। पर मेटा पोजीशन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए पूरी रिंग में कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा की तुलना में कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे पॉसिबल है। ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिरिडीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर पिरिडीन के स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पांचों कार्बन, जो पिरिडीन के 5 कार्बन हैं वो, और पिरिडीन का 1 नाइट्रोजन, वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हर एटम के ऊपर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से हर एटम अपने 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से तो पास वाले एटम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये वाला कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से अपने एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है। इसका जो तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जुड़ गए, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन का जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन को देखिए, यह अपने एक sp2 ऑर्बिटल से पास वाले कार्बन से जुड़ गया, दूसरे से पास वाले कार्बन से जुड़ गया। इन दोनों ऑर्बिटल्स में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन इसका जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। पर इसके इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जो पिरिडीन के स्ट्रक्चर में आपको दिखता है। नाइट्रोजन के ऊपर हम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इस तरह हर कार्बन और नाइट्रोजन एटम के पास एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, हर एटम के पास 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक प्योर p ऑर्बिटल हर एटम के पास बचा हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, बेंजीन की तरह ही ये 6 के 6 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। और कोलेटरल ओवरलैपिंग से आपको पता है पाई बॉन्ड बनता है। तो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पूरी रिंग के ऊपर डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं।
इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पिरिडीन के मॉलिक्यूल में 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम हेक्सागोनल आकार में एक फ्लैट रिंग बनाता है और इसी प्लेन में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है। इस रिंग के ऊपर और नीचे वाले प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक चार्ज रिंग के रूप में होता है। बेंजीन में ये चार्ज रिंग नहीं होती है, लेकिन पिरिडीन में ये चार्ज रिंग होती है, जो कि ऊपर और नीचे, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये 5 हाइड्रोजन्स भी हैं, और इस प्लेन के ऊपर ये वाली रिंग और इस प्लेन के नीचे ये वाली रिंग। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है, लेकिन ये चार्ज रिंग है। पिरिडीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो बेंजीन से डिफरेंट होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसका कारण, इसका रीज़न ये है कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन पिरिडीन में 1 नाइट्रोजन एटम भी होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस वजह से हर कार्बन एटम के ऊपर, यहाँ देखिए, इस वजह से हर कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1 से कम हो जाती है, यूनिट से कम हो जाती है। देखिए यहाँ यूनिट से कम हो गई, यहाँ भी यूनिट से कम हो गई, और यहाँ भी 1 से कम हो गई। और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो गई, 1.59 हो गई। इस वजह से नाइट्रोजन के एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का टोटल डायपोल मोमेंट 2.3 डी बाय, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, मेटा पे भी कम है, और इस वजह से इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 2.3 डी बाय हो जाती है। यहाँ एक बात और समझने की है, फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसलिए अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही पॉसिबल है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिरिडीन की का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी सिचुएशंस में एक जैसी नहीं होती है, इसलिए पिरिडीन के स्ट्रक्चर को हम बेंजीन के जैसे इस तरह से नहीं दिखाते, मतलब रिंग में हम एक सर्कल नहीं बनाते, बल्कि तीनों जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको अलग अलग दिखाते हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो 5 पोजीशंस हैं वो पांचों पोजीशंस एक जैसी नहीं होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत ज़्यादा कम होती है, और मेटा पे भी थोड़ी कम होती है। इसलिए इस तरह से हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते, हमें अलग अलग उसके पाई बॉन्ड्स दिखाने होते हैं। आज हमने पिरिडीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम 5 मेंबर्ड कंडेंस्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, और इंडोल या बेंजाजोल उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।